हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी BG 104 का पेपर जो कि जून में हुआ था, जून 2023। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि इसमें किस तरीके से पेपर आता है, उसको कैसे अटैम्प्ट करें। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको इस पेपर के लिए फुली मैं गाइड करूं इस वीडियो के थ्रू। तो आप इतना ज़रूर करें कि आप चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि आपके लिए हम बहुत एफ़र्ट्स करते हैं। जो भी आपकी डिमांड होती है जिस भी सब्जेक्ट को लेकर के, हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस पर कोई वीडियो बनाएं या उसके लिए मटेरियल जो हो उसकी प्रोवाइड करवाएं। तो आपकी रिक्वेस्ट को हम एंटरटेन करते हैं। आपको जो है हमारी ये रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितना हो उसकी वीडियो को आगे भी शेयर करना है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए लेकर के आएँ। और पसंद आए तो एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसमें जो है कि आपको मैं बता दूं, वैसे तो ये बेसिक इंग्लिश सब्जेक्ट है, जिसमें जो है आपका मोस्टली क्या क्या पूछा जाता है। जैसे आपका कोई अनसीन पैसेज आ जाता है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि आपकी 10th 12th स्टैंडर्ड में आपने पहले भी मतलब जो है 12th स्टैंडर्ड तक जो है सभी क्लासेस में 6th क्लास से लेकर के स्टार्ट हो जाते हैं इस टाइप से आपके, और आप सभी क्लासेस में अटैम्प्ट करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, आपको पूरी जो है गाइडेंस मिलेगी और आप पेपर को इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। तो आप जो है इसको बिल्कुल बहुत इजी है। इसमें 70-75 मार्क्स जो है आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपने आंसर्स को, और कुछ इवेलुएटर के मूड पर भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करें हम कि ये 3 आवर्स का पेपर होता है और 100 मार्क्स का होता है। जो आपकी फाइनल जो DMC आती है उसमें जो है इसका 70% ऑफ जो भी आपका स्कोर रहेगा 100 में से, अभी फ़िलहाल जो है आपका 35 जो है पासिंग मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। तो 35 पासिंग स्कोर है और असाइनमेंट के लिए 40 मार्क्स रहता है। तो इसके स्कोर का आपका जो है 70% ऑफ स्कोर इन थ्योरी इज एडेड टू 30% ऑफ स्कोर इन असाइनमेंट। फिर जो है आपके फाइनल मार्क्स तैयार होते हैं। तो सबसे पहले देखिए पैसेज आता है। पैसेज यहाँ पर जैसे एक बड़ा सा पैसेज दिया होगा आपको, और उसमें आपको पैसेज पढ़ के और क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें सॉल्व करने थे। तो देखिए इस पैसेज के मैं क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करवाने लगी तो बहुत बड़ी वीडियो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको किस तरीके से जो है पैसेज वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इसमें आप जो है सबसे पहले आपका क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए, आपको क्या फॉलो करना है। सबसे पहले आप पैसेज आपको रीड नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की आदत होती है ये हैबिट कि आप पैसेज रीड करते हैं पहले। कभी भी आप पैसेज रीड ना करें। सबसे पहले आप क्वेश्चंस से गो थ्रू हों। क्वेश्चंस आप एक बार ध्यान से पढ़ें। जैसे कि इसमें पूछा गया है व्हाट वाज द डोमिनेटिंग नोट ऑफ इंडियन रिलीजियस पोइट्री। मतलब आपको पूरे क्वेश्चन को नहीं, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो आपका एक माइंड में होगा। तो आपका माइंड सेट इस तरीके से बनेगा कि जब आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे होंगे, पैसेज को पढ़ेंगे, तो आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे। देखो जैसे कॉमन आपसे पूछा गया है कॉमन अमंग सेंट्स एंड पोइट्स क्या होता है। इमेजरी रिप्लेस विच इमेजरी रिप्लेस द इमेजरी ऑफ क्वाइट सीज। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ें, देन आप क्या करें, फिर आप पैसेज पढ़ना स्टार्ट करें। जैसे कि इसमें दिया हुआ था स्टार्टिंग से, सबसे पहले डोमिनेटिंग नोट की बात आई थी। तो डोमिनेटिंग नोट ऑफ आपको पता चल गया वो वर्ड आपके, चाहे आपके दिमाग में पूरा क्वेश्चन ना हो, लेकिन आपको डोमिनेटिंग नोट जो है उस क्वेश्चन में मिला था, ये वर्ड आपके माइंड में जरूर ब्लिंक करेगा। तो आप क्या करें, उस चीज़ को अंडरलाइन कर लें। पेन से या पेंसिल से आप जब भी पढ़े उसको अंडरलाइन करें। फिर जो है आप इस तरीके से क्वेश्चंस को, जो जो वर्ड आपके माइंड में आते जाएं, जो आपने उन क्वेश्चंस में पढ़े थे उनको अंडरलाइन कर ले। तो इसी, आपको पता है ये लाइन यहाँ एंड हो रही है, तो इसी के अंदर जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। और दूसरी चीज़, पहले आपने ऐसे वर्ड्स को या जो भी फ्रेज आपके माइंड में है, आपने जो क्वेश्चंस को रीड किया था, उससे आप जो है इनको अंडरलाइन करेंगे। और इस तरीके से क्या है कि फिर आप आंसर्स जो है ट्रेस करने में आपको
परेशानी नहीं होगी। अगर आपने पहले पैसेज रीड कर लिया तो आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं जाएगा कि किस वर्ड्स को इंपॉर्टेंस देनी है, कौन सी जो है क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पहले पढ़े होंगे तो ज़रूर आप जब पैसेज को रीड कर रही होंगी तो आपका एक जो है इसको पढ़ते टाइम आपका माइंडसेट ज़रूर ऐसा होगा कि आपको जो है जो क्वेश्चन थे वैसे ही आप खुद से क्वेश्चन फ्रेम करने लग जाएंगे पैसेज पढ़ते पढ़ते। तो जैसे इसका आंसर यहाँ से मिलेगा। फर्स्ट चीज़ मैंने बताई आपको कि क्वेश्चंस पढ़ने हैं पहले, फिर पैसेज करना है। दूसरी चीज़ आपको जैसे पता चल गया कि यहाँ से यहाँ के बीच आंसर, आपको कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बोलते हैं फिर के मार्क्स नहीं आए और मैंने तो ठीक लिखा था। आपको इसको एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है। आप इतने छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि आप इतना, आप डिग्री स्टूडेंट हैं तो आप जो है ऐसे इसको एज इट इज़ कॉपी नहीं करेंगी। आपको क्या करना है, जिस सेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी सेंस में आपको आंसर देना है। आपको इसको पढ़ करके आपको मैटर को समझना है। जब आप सब्जेक्ट मैटर समझ पाएंगे तो उसे अपने वर्ड्स में आपको एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है, अपने वर्ड्स में आप उसको एक्सप्लेन करना है, प्लस एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है, प्लस जो सेंस आपको मेंटेन रखनी है कि क्वेश्चन में किस सेंस में पूछा गया है। फिर बात आती है कि जैसे टाइटल वगैरह की, तो आप 2-4 लाइनें स्टार्टिंग की पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाता है कि वो पैसेज जो है वो किस चीज़ के रिगार्डिंग है। तो आपका मोस्टली जो है टाइटल ज़रूर पूछा जाता है जब भी कि आप क्या स्टेबल टाइटल देना चाहेंगे इस पैसेज को। और उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन आता है चीज़ की, आपको सिनोनियम्स या एंटोनियम पिक, मोस्टली तो सिनोनियम ही बोला जाता है। तो सिनोनियम वर्ड बोले या सेम मीनिंग एक ही बात होती है। सिनोनियम मतलब उसका पर्यायवाची आपको देखना है, सेम मीनिंग वर्ड्स देखनी है आपको। और एंटोनियम होता है अपोजिट मीनिंग, तो आपको अपोजिट मीनिंग ढूंढना होता है। तो आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और आपका इसको सेम मीनिंग देखना है। तो देखिए एक चीज़, जैसे सेकंड फॉर्म में अगर वर्ड होता है, इसके लिए ये ट्रिक है कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, अगर कुछ जो मीनिंग दे रखा है तो आप जो उसका सिनोनियम ढूंढेंगे वो भी उसी फॉर्म में मिलेगा। अगर आईएनजी पीछे यूज़ हुआ है तो वो भी आईएनजी वाली फॉर्म में ही आपको वर्ड मिलेगा। तो मोस्टली ऐसा ही होता है। बाकी आपको दिया होता है कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पैरा 1 में, तो ये चीज़ ध्यान से पढ़ें कि पैरा 1 में आप पूरा पैसेज पढ़े जा रहे हैं और आपको जो है मिल ही नहीं रहा है उसका आंसर। तो ऐसा नहीं होता है कि जब भी आपको एक रफ आइडिया आ जाता है, हालांकि आपको चाहे उसका एग्जैक्ट मीनिंग ना पता हो कि वर्ड का क्या मीनिंग है, लेकिन आप उसको अगर बिल्कुल आप करेक्ट मीनिंग नहीं पता होगा, रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल, लेकिन आपको पता है रिस्पेक्ट आदर होता है, तो इस तरीके से है ना कोई रिस्पेक्ट का वर्ड, कुछ ऐसा वर्ड आप ढूंढ पाएंगे। और ये ध्यान रखना है कि मोस्टली जगह मेंशन्ड होता है कि कौन सी पैराग्राफ से करना है। तो आप अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना कि आप दूसरे पैराग्राफ्स को भी ध्यान से पढ़े जा रहे हो, आपको सिर्फ उसी पैरा पे ध्यान देना है। बाकी का पेपर मैं पूरा सॉल्व करवाऊंगी, पर ये था कि मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता, अगर ये करने लग जाती तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी। तो क्योंकि पैसेज हर बार अलग आना है, कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, जैसे क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। बैरियर मीन्स क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट की डिमांड को देखो, इंग्लिश फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस जो क्वेश्चंस थे, मैंने जो भी पेड पीडीएफ्स दी है, स्टूडेंट्स ने ली है, उनको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी सारे, कोई रह भी गया होगा तो मैं कोशिश करूँगी कि अभी जो भी उसमें कमियाँ होंगी उनको नोट करूँगी और अगली बार ज़रूर अपडेट करूँगी। तो इसमें कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर हो सकते हैं, क्या क्या रुकावटें, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए मान लो कि आपसे अब या नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट से पूछ लिया जाए, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो जैसे रुकावटें हैं, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इनका कोई सीमित आंसर नहीं होता है, कोई लिमिटेड ये टाइप्स नहीं है, लिमिटेड बैरियर्स नहीं है, खुद से भी आप फ्रेम कर सकते हैं। जैसे कि आप सोच करके देखिए, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या रुकावटें हो सकती हैं। देखो इसके कुछ टाइप मैं बता देती हूँ जो मेरे माइंड में फ़िलहाल आ रहे हैं, बाकी आप जो है खुद की तरफ से भी ऐड कर सकते हैं।
पहली चीज़ ये, और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको हेडिंग बनानी है। हेडिंग जैसे कि जैसे मान लो एक है फिजिकल बैरियर्स, तो फिजिकल बैरियर्स आपने हेडिंग बना दी, तो इसमें आप देखो क्या क्या इंक्लूड करेंगे। पहले आप बताएंगे कि फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, जैसे कि मतलब जो जैसे नॉइज़ है, शोर है, वो एक फिजिकल बैरियर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किसी भी टाइप की नॉइज़ है, सिमेंटिक नॉइज़ है, तो मतलब वो आपकी जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें एक रुकावट पैदा कर सकती है। तो दीज आर फिजिकल बैरियर्स। तो आप बता सकते हैं, इसको थोड़ा सा अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से। फिर दूसरा है, जैसे मान लो कोई और टाइप, जैसे कि कल्चरल बैरियर्स भी हो सकते हैं। कल्चरल में देखिए, सांस्कृतिक, संस्कृति से वर्ड जुड़ा है, इसी से आप जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, लोग डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं। आपकी लैंग्वेज में हो सकता है उस वर्ड का मीनिंग अलग हो और दूसरे इंसान की लैंग्वेज में अलग मीनिंग हो। तो दिस डिफरेंस इन कल्चरल बैकग्राउंड इट कैन मिसगाइड एंड मिसरिप्रेजेंट योर कम्युनिकेशन। जैसे कि आपने काफ़ी देखा भी होगा कि थोड़ी थोड़ी जगह पर जो है लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा अंतर आता है, जो भी आपकी डायलैक्ट्स हैं उनमें अंतर आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वो आप बोलते कुछ है, वो मतलब कुछ समझते हैं, मतलब ट्विस्ट आ जाता है। जैसे कि यंग जनरेशन की लैंग्वेज और जो हमारे बुजुर्ग थे उनकी लैंग्वेज में भी डिफरेंस है। हम कुछ बोलते हैं, वो उन वर्ड्स का कुछ मतलब हम कुछ मॉडर्न वर्ड्स ऐसे यूज़ करते हैं, इंग्लिश का वर्ड हमने यूज़ कर दिया, हिंदी का कर दिया, एंड वो रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है कुछ कल्चरल बैरियर्स हो सकती हैं। फिर अगर बात करें, देखिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको जो है इसमें मैं कहूँगी 400 वर्ड्स की अबाउट जो है वर्ड ऐड करने पड़ेंगी, 350 टू 400 वर्ड्स। तो तभी जो है आप इसमें 15 में से कुछ 13-14 मार्क्स ज़रूर ला पाएंगे, या अगर आपके 12 भी आ जाते हैं दैट इज़ ऑल्सो एनफ। तो इसमें और बैरियर हो सकते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल बैरियर्स। आप जो है टाइप टाइप नोट कर लीजिए, ताकि आपको जब आप रिवीजन करें तो एक बार ये याद आ जाए। साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो सकते हैं। देखो साइकोलॉजिकल बैरियर कैसे होगा, जैसे कोई सेंडर है और कोई रिसीवर है, उनमें वो विलिंग नहीं है, उनमें से कोई बातचीत करने के लिए विलिंग नहीं है, तो लैक ऑफ विलिंगनेस जो है इट, वो उसकी वजह से साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट इसका और टाइप हो सकता है, जैसे टेक्निकल बैरियर्स। टेक्निकल बैरियर्स में क्या क्या हो सकते हैं, मतलब जैसे आप किसी से फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं, तो टेलीफोन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी जो है आपकी कम्युनिकेशन में कोई ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं। तो जो भी डिवाइस आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ कि मैं माइक यूज़ कर रही हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, तो इस केस में क्या है कि हो सकता है माइक में कुछ फॉल्ट हो और उस वजह से जो है मेरी जो भी आवाज़ है वो आपको क्लियर ना हो। तो ये टेक्निकल बैरियर्स जो होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स में फॉल्ट की वजह से आते हैं। फिर जैसे अदर बैरियर्स आप जो है कुछ भी, जैसे कि मान लो मोटिवेशन, कोई बंदा स्पीच दे रहा है, किसी को कुछ बोलना है किसी टॉपिक पे, एंड इफ़ ही इज़ नॉट मोटिवेटेड, तो उसके दिमाग में जो है थॉट्स नहीं आते हैं। जब आप टीचर हैं, किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक पर बोलने के लिए कहते हैं, तो उसके दिमाग में जो है थॉट्स नहीं आते, वो रिकॉल नहीं कर पाता चीज़ों को, मेमोरी उसकी, उसका इंटरेस्ट, उसकी इंटेलिजेंसी। तो कोई भी जो है चीज़ इसमें उस रुकावट पैदा कर सकती है उसकी स्पीच में। तो होपफुली इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर करके आएंगे। और इसको बस जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको हेडिंग्स के साथ और एग्जाम्पल दे करके आपने थोड़ा सा डेफिनेशन हल्का सा डिफाइन करके और एग्जाम्पल्स के साथ आपने जो है उसको एक्सप्लेन करना है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एज अ सेक्रेटरी टू द मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया गारमेंट्स पुट अप अ नोटिस फॉर अ मीटिंग टू डिस्कस ऑर्गेनाइजिंग द अपकमिंग गारमेंट्स एग्जीबिशन। देखो नोटिस कैसे लिखना है, अब इस पेपर में नोटिस बहुत बार आया है और नोटिस ईजी भी बहुत है, अगर आप पर फॉर्मेट सही होना चाहिए। जैसे आपने सबसे पहले क्या करना है, एक बॉक्स लेना है, ऐसे मतलब एक आप बॉक्स बनाएंगे। और इससे पहले मैं बता दूं कि आपको देखो
इसमें क्या क्या नोटिस ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कम से कम वर्ड्स यूज़ करने हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है सिर्फ टू द पॉइंट देनी है। आपको बहुत ऐसे नहीं लिखना है कि आप कुछ भी इर्रिलेवेंट चीज़ें उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपको सिर्फ क्या करना है, एक मीटिंग के लिए एक नोटिस डालना है कि गारमेंट एग्जीबिशन लगेगा और उसके लिए जो है मीटिंग होगी डिस्कशन के लिए कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होंगी, क्या कुछ रहेगा, वो सब चीज़ों के लिए। तो आप देखो, अब अगर मान लो यही नोटिस लिखना हो तो आप क्या करेंगे, एक और 100 वर्ड से ज़्यादा नोटिस मत लिखना, ऐसे एक आप बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स आप पूछेंगे ज़रूरी होता है, बिल्कुल ज़रूरी होता है। फॉर्मेट इसका सबसे पहले फॉर्मेट आपने देखना है। देखिए, इसके लिए मैं बता दूं क्या फॉर्मेट आपका रहेगा। आप एक एक्रोनियम से मतलब इसको याद कर सकते हैं, कुछ ऐसा कि न्यू न्यू दुल्हन है, नई नई दुल्हन है, न्यू न्यू दुल्हन है, मांग नहीं पाएगी, नई नई दुल्हन है, मांग नहीं पाएगी। इसका फर्स्ट लेटर आप ले लीजिए, नई नई दुल्हन है, मांग नहीं पाएगी। मतलब कोई नई दुल्हन आती है ससुराल में तो उसको कुछ चाहिए होता है तो उसको शर्म आती है। तो देखो, अब इसमें नई नई दुल्हन, सारे वर्ड्स का मैं बताऊंगी क्या होगा। सबसे पहले ये एन होता है नेम ऑफ आपका इंस्टीट्यूट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, जो भी है उसका नेम। फिर दूसरा नेम जो एन होता है वो होता है नोटिस के लिए, मतलब आपको वर्ड नोटिस ही लिखना है उसमें। देन क्या आता है, आपका डेट आती है। डेट का भी मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी कैसे आपको डेट लिखनी है। H4 आता है हेडिंग, आप स्टेबल हेडिंग दे, जितनी छोटी हो उसके उसमें दे। फिर आता है आपका मैटर, सब उसके बाद एन से आता है आपका नेम ऑफ राइटर एंड पीज पोस्ट ऑफ राइटर। पोस्ट ऑफ राइटर सिग्नेचर कोई ज़रूरी नहीं होता, नेम लिख दें आप, सिग्नेचर कर दें, कोई दिक्कत नहीं। वो अगर आप बड़ी पोस्ट पे हैं तो उस केस में आप जो है सिग्नेचर कर सकते हैं अपने, मतलब सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको उनको बताना है कि नोटिस लिखा किसने है। तो देखिए, अब इसी अब मैं बताऊंगी आपको कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। आप एक बॉक्स बनाएंगे, नेम आपने यहाँ से शुरू करना है, नई नई दुल्हन, फर्स्ट मैंने एन बताया था, नेम ऑफ स्कूल या इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन जो भी है तो उसका नाम। फिर जैसे जगह भी आप, जैसे सपोज दिल्ली है तो आप ऐसे यहीं पे दिल्ली ऐसे मेंशन कर देंगे। फिर नोटिस, नोटिस जो है बिल्कुल सेंटर में लिखा जाएगा। आप इसको कैप्स में भी लिख सकते हो ऑल, या फिर एन कैपिटल और बाकी स्मॉल, ऑल कैप्स में लिखो तो बेटर है। फिर यहाँ इस तरफ आएगी डेट, आपने डेट नहीं लिखना है, सीधा आपने डेट डालनी है। अब जैसे मान लो कि है आपकी एग्ज़ाम है 9th को, तो 9 दिसंबर आपने लिखना है। तो अगर पहले आप 9 लिखेंगे, नंबर पहले लिख रहे हैं 9 दिसंबर 2023, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। दूसरा कि आप दिसंबर मंथ नेम पहले लिखते हो तो इसमें 9 के साथ TH या कुछ यहाँ पे नहीं लिखना है आपने, 2023 ये फॉर्मेट होता है। पहले नंबर आता है तो फर्स्ट ST, सेकंड ND तो लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी नोट की जाती हैं। फिर उसके बाद जब आप डेट भी लिख चुके होंगे, यहाँ पर आपका नेम ये आ गया, नोटिस आ गया, डेट आ गई, यहाँ पे आपने छोटी सी हेडिंग डालनी है सेंटर में। फिर बिल्कुल यहाँ से बिना स्पेस छोड़े जो है आपने नोटिस स्टार्ट कर देना है। और नोटिस जो है कभी भी सब्जेक्ट से आप स्टार्ट नहीं करेंगे, जैसे कि आई वी ही, मतलब इस तरीके से सब्जेक्ट से आप नहीं शुरू करेंगे। जैसे कि ऐसे वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं कि इट इज़ टू बी नोटिफाइड टू ऑल दैट, या इट इज़ टू नोटिफाई दैट, या ऑल आर इन्फॉर्म्ड दैट, मतलब इस तरीके से। या फिर अ मीटिंग इज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो उसमें सिर्फ रेलिवेंट डिटेल्स कि आप ये नहीं बताएंगे मीटिंग कौन कौन अटेंड करेगा, ये करेगा, वो नहीं। बस कि जो भी मतलब पर्सन है, जो भी स्टाफ है, ऑल स्टाफ मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग ऑन फॉलोइंग डेट, आपको बताना है किस डेट पे, किस टाइम और कहाँ पर। बस यही चीज़ें जो है आपने देनी है। और फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू मे कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। और फिर नीचे आप लिखेंगे जैसे कि
अगर आपका क्वेश्चन में नहीं दिया है आपका नेम एंड पोस्ट, तो आप कुछ भी आप अपने स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग लिख दीजिए जैसा क्वेश्चन है। लेकिन अब जैसे आपका सेक्रेटरी टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, तो आप ये पोस्ट अपनी नीचे लिखेंगे और ऊपर जो है सेक्रेटरी का नाम आ जाएगा जब मैटर क्लोज होएगा, और लेफ्ट साइड ही आएंगे ये दोनों चीज़ें भी। तो होप सो कि नोटिस का जो है फॉर्मेट और कैसे लिखना है आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट एंड चैलेंजेस। देखिए ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होता क्या है, कि आप अपनी जैसे डिजिटल वे में कुछ अपने विचार जो है आप व्यक्त कर रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, दैट इज़ ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। उसके क्या बेनिफिट हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आप खुद जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए आप 1 मिनट के लिए बैठ करके सोचिए और मेन मेन पॉइंट आप जो है लिख लीजिए ताकि आपको बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। कई बार क्या होता है आप डायरेक्ट ही लिखना स्टार्ट कर देते हो तो 1-2 पॉइंट के बाद आपके माइंड में पॉइंट ही नहीं आएंगे। तो सिर्फ क्या है ब्रीफ में उन पॉइंट्स को पहले लिख लीजिए और फिर जो है आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करिएगा। अब जैसे देखो इसके एडवांटेजेस हैं, चैलेंजेस हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम बचे तो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा लिख के आप कुछ डायग्राम भी बना सकते हैं, जैसे कि इसकी एडवांटेजेस ऐसे बीच में लिख के, और इसकी आपको जितना टाइम आपके पास बचा हो उसके हिसाब से आप इसकी एडवांटेजेस ऐसे लिख दें। तो देखिए आपका डायग्राम भी ऐसे, कोई डायग्राम जो है वो कुछ ये कंपलसरी नहीं होते हैं, लेकिन आपकी एक आंसर की प्रेजेंटेशन को बड़ा अच्छा बना देंगे। आप लाइंस में लिखेंगे उसमें आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और जो है आपका इफ़ेक्टिव भी ज़्यादा नहीं लगेगा आंसर। तो इस ऐसे केस में आप एडवांटेजेस लिख रहे हैं, उसमें हेडिंग्स तो बनेंगी नहीं ऐसी, तो आप इस तरीके से अपना आंसर एक्सप्लेन करें। तो अब मैं बता दूं आपको कि ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के ही जैसे आपको बेनिफिट्स या एडवांटेजेस लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे कि जो ऑनलाइन होगा तो एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकता है। अगर मान लो प्रेजेंटेशन तो दूर के लोग जो हैं, अगर ऑफलाइन प्रेजेंटेशन है तो अटेंड करने में उनको दिक्कत होगी, कम लोग अटेंड कर पाएंगे। लेकिन इसमें तो हो सकता है सीटिंग अरेंजमेंट इतने लोगों के लिए ना हो, लेकिन ऐसा ऑनलाइन में तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। आप वाइडर ऑडियंस को कवर कर सकते हैं और किसी भी वो लोकेशन से हैं, रिमोट एरियाज से हैं, तो उनकी लोकेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं से भी बंदा कनेक्ट कर सकता है। और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, अगर कोई कुछ और काम कर रहा है साथ में, तो मान लो किसी का फंक्शन है और कोई नहीं आ सकता, लेकिन ऑनलाइन होगा तो वो जो है फिर भी अटेंड कर सकते हैं अपना काम करते हुए भी। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम है, टाइम बचे और सेव भी होगा, टाइम आने जाने का जो टाइम है वो भी बचेगा, आपका मनी भी कम लगेगा, मनी सेविंग टेक्निक भी ये है, रिसोर्सेज भी कम यूज़ होंगे। तो इस तरीके से, और सिक्योरिटी भी है। तो मतलब ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के ये इस टाइप के फ़ायदे हो सकते हैं। फिर बात आती है कि चैलेंजेस क्या हैं, मतलब क्या क्या चुनौतियां आप फेस कर सकते हो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देते वक्त। तो मान लो कि अगर आपका कोई ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, जैसे कोरोना काल में आपने देखा कि स्कूल्स जो थे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, बिजनेस मीटिंग्स भी थी मोस्टली ऑनलाइन चल रही थी। तो इसमें क्या क्या आप सोच करके देखिए कि क्या क्या चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ा। देखो कभी कभी मान लो कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ भी जो है डिवाइस ठीक काम नहीं कर रहा, बैटरी लो है, तो इस तरीके से क्या है टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपकी प्रेजेंटेशन अफेक्ट हो सकती है। दूसरा है कि आप देखते हो कि विजुअल फटीग जो है, आप टायर्डनेस जो है आपकी, वो भी जैसे स्क्रीन टाइम आप ज़्यादा देते हैं तो आप ज़्यादा लंबे टाइम तक काम नहीं कर पाते हैं, तो वो भी इशू हो सकता है। एक लैक ऑफ बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है प्रॉपर हो, बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी जो है आप अपने जो भी आपके व्यूज़ हैं उनको एक अच्छे ढंग से आप एक्सप्रेस कर पाएंगी। बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, वैसे तो ऑफलाइन प्रेजेंटेशन में भी, लेकिन ऑनलाइन में और भी ज़्यादा। फिर और क्या इशू हो सकता है, लैक ऑफ इंटरेक्शन। आप देखो फेस टू फेस आप होते हैं ज़्यादा ऑडियंस के साथ, तो आप फिर भी जैसे क्लास में है कि टीचर ज़्यादा बच्चों के साथ जो है क्विकली जो है इंटरेक्ट कर पाता है, लेकिन ऐसा ऑनलाइन में नहीं हो पाता। उनको क्या पता कि कितने बच्चे जो हैं उनको ध्यान से सुन रहे हैं और कितने जो हैं सिर्फ उनकी तरफ देख रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, कि जितना
कैमरे में उनका फेस शो हो रहा है, उसके अलावा उनको क्या पता कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ऐसा जो है इंटरेक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकती है और कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपके माइंड में जो भी आए ना, मतलब आप पॉइंट्स वर्ड्स पहले लिख लेना, ताकि लिखते टाइम आप जो है आपके माइंड से वो वर्ड्स स्किप ना हो। Hope so this is clear. Let's move to the next question, that is what do you mean by a portfolio and what all can be included in it. देखो पोर्टफोलियो होता क्या है, आपने सीवी वगैरह तो बनाए होंगे, लेकिन आपको पोर्टफोलियो वर्ड कुछ कैंडिडेट्स को नया सुनने को मिलेगा। पोर्टफोलियो होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि किसी पर्सन की एबिलिटीज़ क्या है, स्किल्स क्या हैं, क्या उसकी नॉलेज है, उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। तो ये होता है उनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो मतलब किस उसकी क्षमताओं का विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो होता है। तो इसका इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ अ पर्सन्स पोटेंशियल, कि उसने पास्ट में क्या अकम्प्लिश किया है, उससे उसकी पोटेंशियल पता चल जाएगी सामने वाले को। तो ये इसका मेन एडवांटेज होता है। और व्हाट कैन इट बी इंक्लूडेड इन इट, अब देखो पोर्टफोलियो प्रिपेयर करना है तो उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए। ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो है मैंने नोट्स, जो भी पीडीएफ नोट्स थे उसमें डाले हुए हैं। जो भी पीडीएफ लेना चाहे व्हाट्सएप के थ्रू ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसमें क्या है कि बाकी आप खुद भी मैनेज कर सकते हो। मैं नहीं कहूँगी कि ये इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जिसकी थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी है, ग्रामर अच्छी है, मैंने ग्रामर भी इंक्लूड की है, जो जो टॉपिक्स से क्वेश्चन इसमें आते हैं पेपर में वो भी इंक्लूड की है। लेकिन अगर आपकी जो है बेसिक ग्रामर अच्छी है तो यू कैन राइट ऑन योर ओन, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपका थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। तो पोर्टफोलियो में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, देखिए पोर्टफोलियो में आप आर्टिकल्स अपने इंक्लूड कर सकते हैं, फ़ोटोज़ इंक्लूड कर सकते हैं, और मतलब कोई भी ऐसी मेमोरी बेस्ड चीज़ें, जैसे कि आपने कोई डिग्री की है वो मेंशन कर सकते हैं। किसी चीज़ की आपने ट्रेनिंग की है, जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। स्कॉलरशिप आपको मिली हैं वो स्कॉलरशिप्स डाल सकते हैं। मतलब जो भी आप कोई अपना रिज्यूमे वगैरह प्रिपेयर करते हैं किसी जॉब पोस्ट के लिए, उसका ये मतलब डिटेल्ड वर्जन है एक तरीके से। इसमें आप मैनुअल्स जो हैं, हैंडबुक्स, वो कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस को ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप फोटोग्राफ्स तो मैंने बता दिया। तो मतलब इसी तरीके की चीज़ें जो है आप अपने सारे आर्टिफैक्ट्स, क्योंकि पोर्टफोलियो जो है कलेक्शन है आपके सारे आर्टिफैक्ट्स का, तो उसमें आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखो इसकी व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर पोर्टफोलियो। तो देखो किसी वर्ड्स घुमाते हैं हर बार, लेकिन क्वेश्चन वही होता है कि एडवांटेज पूछ ले, फ़ायदे क्या है, वही तो उसकी इम्पोर्टेंस हुई कि उसका क्या फ़ायदा है, उसका महत्व क्या है। तो जो उसका फ़ायदा है वही उसका महत्व हुआ। तो एडवांटेज जो है, बस आपको थोड़ा सा वर्ड्स को इस तरीके से घुमाना है जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया हो। अब इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं कि अपनी आप यू कैन कन्विंस योर स्किल्स टू अदर्स, आप बता सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, आप क्या क्या वर्क परफॉर्म कर सकते हैं जो कि आपको दूसरे बंदों से अलग बनाएगा। तो आप वो चीज़ें सारी इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप ये आपके इंटरव्यू के लिए फोकस्ड प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा। और और भी इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं कि आप खुद की ही प्रोग्रेस, कि आपने कितनी प्रोग्रेस की है, आप उसको इसकी हेल्प से जो है अपनी प्रोग्रेस को असेस कर सकते हो, आप माप सकते हो अपनी प्रोग्रेस को। और आपका एक पर्सनल जो है डेटाबेस, आपका डेटाबेस जो है वो तैयार हो जाएगा। आपको आपका सारा डेटाबेस, मतलब कोई भी बंदा आपके बारे में जानना चाहता है तो वो आपके उस पोर्टफोलियो से गो थ्रू होगा, तो उसको आपकी सारी स्किल्स का पता लग जाएगा। तो मतलब इस तरीके से जो है आपकी ये इसी टाइप के बेनिफिट पोर्टफोलियो के हो सकते हैं। सो आई होप डन विद दिस क्वेश्चन टू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाता है आपका ग्रामर सेक्शन। तो इसमें क्या है कि आपको जैसे इसी तरीके से हर बार सेंटेंसेस या कुछ भी मतलब ऐसी एक्सरसाइज देते हैं जो आपकी आपको इसमें साथ में दिया होता है कि आपको उसका
क्या करना है। जैसे द यूज क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि ही वेंट टू मार्केट, मैं मान लो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि वो मार्केट गया। अभी इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, डिडंट ही, क्या वो नहीं गया, डिडंट ही। तो देखो ऐसे कैसे बनता है ये कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना उसके अकॉर्डिंग चलता है ये। हेल्पिंग वर्ब और जो सब्जेक्ट होता है उसके उसको ना कि उसने ऐसा किया क्या नहीं किया, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन टैग अप्लाई करना होता है। जैसे द टॉक वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये तो लिखेंगे आपको, ये सेंटेंस एज इट इज लिखना होता है। इसके बाद क्या करना होता है आपको, कोमा इंसर्ट आप करेंगे और फिर देखो वॉज दी हेल्पिंग वर्ब तो वॉज ही आएगा, वॉजेंट इट तो इट ये द टॉक के लिए लगा है। आप यहाँ पर जो है मोस्टली प्रोनाउन यूज करेंगे, इस नाउन जो भी यहाँ पे दिया होगा उसकी जगह। तो टॉक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, क्या नहीं किया गया था, वॉजेंट इट। द टॉक वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, वॉजेंट इट, या वॉजेंट द टॉक। वॉजेंट इट ज़्यादा स्टेबल रहेगा, आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट इज, जैसे आपको सुपरलेटिव बनाना है, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ टॉल आपको यूज करना है। ही इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। तो देखिए ये तो आपकी कंपैरेटिव डिग्री थी जिसमें ER लगा। जब दो में कंपैरिजन होता है तो मतलब तब लगता है ये। तो अब ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं, आपको सुपरलेटिव में बदलना है। सुपरलेटिव जैसे गुड बेटर बेस्ट, तो टॉल टॉलर टॉलेस्ट, तो इस तरीके से जो है फाइनल टॉलेस्ट डिग्री, टॉलेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। तो ही इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे सुपरलेटिव डिग्री में। नहीं, ही इज द टॉलेस्ट बॉय, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको द भी लगाना है। नेक्स्ट है इसको पैसिव में बदलना है। द टीचर सॉल्व्ड द क्वेश्चन। तो देखिए पैसिव में क्या होता है, जैसे ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, इनकी जगह इंटरचेंज होती है, ऑब्जेक्ट आगे आएगा। द टीचर सॉल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से द डिफिकल्ट क्वेश्चन ये था ऑब्जेक्ट, ये आगे आएगा। द डिफिकल्ट क्वेश्चन अब सेकेंड फॉर्म थी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये वॉज प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेगी। पैसिव में एक्टिव में कुछ भी हो लेकिन थर्ड फॉर्म में बदलता है वो। तो द डिफिकल्ट क्वेश्चन वॉज सॉल्व्ड बाय द टीचर, बाय करके जो है पीछे सब्जेक्ट लगता है। द डिफिकल्ट क्वेश्चन वॉज सॉल्व्ड बाय द टीचर, इस तरीके से आपको बताना होता है। इसमें जो एक्टिव पैसिव के रूल्स हैं ये सारे मैंने अपने उसमें नोट्स में भी इंक्लूड किए हैं। आई विल सेंड देम अ रिमाइंडर, तो देखिए अ रिमाइंडर आगे आएगा, अ रिमाइंडर। अब देखो विल सेंड तो विल बी सेंट, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो विल के साथ क्या हो जाएगा, विल बी सेंट। अ रिमाइंडर विल बी सेंट टू देम, अब उनको एक रिमाइंडर भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना आई आप स्किप भी कर सकते हैं या बाय मी ऐसे लगा भी सकते हैं, और नहीं तो अगर आप बात कर रही हैं कि उनको रिमाइंडर भेज दिया जाएगा, ये यहाँ पे अंडरस्टूड होता है तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। द वॉल इज टू हाई टू क्लाइंब, इसमें टू को रिमूव करना है। सेंटेंस का मतलब वही आना चाहिए लेकिन आपको टू शब्द नहीं लगाना कि दीवार इतनी ऊंची है कि मतलब उस पर चढ़ा नहीं जा सकता। इन द सेंस आपको ये मतलब मीनिंग कन्वे होना चाहिए आपके सेंटेंस से, तो इसकी जगह आप सो लगा सकते हो। द वॉल इज सो हाई दैट, सो यहाँ आएगा तो इसकी कॉम्बिनेशन में क्या आएगा यहाँ पे, दैट। द वॉल इज सो हाई दैट आई कांट क्लाइंब इट, ऐसे लिख सकते हो, या वन कैनॉट क्लाइंब इट ऐसे लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करनी है। फिर आते हैं रीराइट द फॉलोइंग एज नेगेटिव सेंटेंस, इनको नेगेटिव बनाना है। जैसे द टीचर ओपन्ड द डोर, तो देखिए ये मैंने अपनी टेंस वाली जो वीडियोस बनाई है प्लेलिस्ट में, जो इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस डाली थी उसमें बताया है कि किस तरीके से आपको जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं। तो अगर आपने वो देखी हैं तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। द टीचर, देखो अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट यूज होगा, डिड नॉट, और फिर क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म आ गई तो फिर फर्स्ट आएगी। द टीचर डिड नॉट ओपन द डोर। नेक्स्ट इज शी इज टीचिंग इन अ स्कूल डेज,
इन अ स्कूल दीज डेज, तो इसका क्या हो जाएगा, शी इज नॉट टीचिंग, वर्ब से पहले आएगा नॉट, शी इज नॉट टीचिंग इन द स्कूल दीज डेज। नेक्स्ट इज ही हैज़ फीवर, ही हैज़ नॉट फीवर मत बना देना क्योंकि आप बहुत एडवांस्ड चलते हैं। उसे बुखार है तो क्या बोलेंगे, उसे बुखार नहीं है, ही हैज़ फीवर, ही डजंट हैव फीवर, ही डजंट हैव फीवर, इसको इस तरीके से बनाएंगे, उसे बुखार नहीं है। मदर हैज़ कम, मदर हैजंट कम, यू शुड कीप क्वाइट, यू शुड नॉट कीप क्वाइट, तो नोट जो लगेगा वो आपको वर्ब से पहले, देखिए यहाँ पे जो भी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब थी और उसकी मेन वर्ब थी उसके बीच में जो है आया है। नेक्स्ट इज आपको फ्रेजल वर्ब, ये भाई सबसे मुश्किल काम जो है ना ये वाला है। ये जो आती हैं उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, आपको पता नहीं चलता कि किसका मीनिंग क्या है, आपको लगेगा कि हर सेंटेंस में ना ये भी स्टेबल है ये भी, तो आपको इन फ्रेजल वर्ब्स की मीनिंग पता होनी चाहिए तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं कि जैसे पुट ऑफ, पुट ऑफ का क्या मतलब होता है कि पोस्टपोन करना किसी चीज़ को, पोस्टपोन, आप इनके मीनिंग लिख लीजिए बेशक, पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन करना, तो आप अच्छे से भर पाएंगे और आगे के लिए भी आपको जो अगर ये एक्सरसाइज आएगी इस टाइप की तो आप कर पाएंगे। पुटअप का क्या मतलब होता है, पुटअप करना होता है मतलब कुछ दर्शाना, डिस्प्ले करना, मतलब कुछ। पुट आउट का क्या मतलब होता है, पुट आउट होता है बुझाना, एक्सटिंग्विश करना, मतलब बुझाना। पुटिन, पुटिन का क्या मतलब होता है, मतलब किसी चीज को शामिल करना, इंक्लूड करना होता है पुटिन का मतलब। पुट अप विद, पुट अप विद होता है कुछ सहन करना, टॉलरेट करना। तो आप ये सारे वर्ड्स की मीनिंग जो है नोट कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे, पेपर के लिए मैं बता रही हूँ। तो इसमें से आप देखिए, अब आप इजीली फील कर पाएंगे। वी हैव टू डैश अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के कारण हमें बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, मतलब सहन करनी पड़ती हैं, टॉलरेट करनी पड़ती हैं। तो देखो इस तरीके से आप भर पाएंगे अब कि इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे, पुट अप विद, मीनिंग पता होगा तो आप इस तरीके से सप्लाई कर पाएंगे वर्ड्स को, पुट अप विद। नेक्स्ट इज प्लीज डैश द कैंडल बिफोर लिविंग द रूम, रूम से बाहर जाने से पहले आपको कैंडल को क्या करना है, पुट ऑफ करना है, मतलब बुझाना है, पुट ऑफ। नेक्स्ट इज द फंक्शन हैज बीन डैश फॉर अ वीक बिकॉज ऑफ द कन्वेंशन हॉल नॉट बीइंग अवेलेबल, कि हॉल की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण एक वीक तक जो है फंक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, ओ सॉरी उसमें मैंने आपको इसमें इससे पहले क्या आएगा, पुट ऑफ होता है पोस्टपोन, पुट आउट वो उसमें एक्सटिंग्विश था ना, कैंडल को बुझाना था, तो पुट आउट वहाँ आएगा। सॉरी ये एक बार चीज़ नोट कर लेना, पुट आउट होता है मतलब कुछ हटाना या जैसे एक्सटिंग्विश करना। अब इसमें द फंक्शन हैज़ बीन, ये पोस्टपोन कर दिया गया है तो इट हैज़ बीन पुट ऑफ, पोस्टपोन करना मतलब होता है पुट ऑफ। दे डिसाइडेड टू डैश एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी टुवर्ड्स द फ्लड रिलीफ फंड, तो उन्होंने देखा कि मतलब कि इक्वल अमाउंट ऑफ मनी वो डालेंगे मतलब कि कुछ इंक्लूड करेंगे, तो इसमें क्या मतलब हो जाएगा, पुट इन वर्ड यूज होगा। द अकाउंट ऑफिस हैज़ डैश नोटिस फॉर द पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, तो अकाउंट्स ऑफिस ने जो है एक नोटिस डाला है, मतलब कुछ डिस्प्ले किया है, तो क्या आएगा इसमें, पुट अप। तो इस तरीके से जो है आपके फ्रेजल वर्ब्स जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे ही कुछ ऑप्शंस देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, तो फ्रेजल वर्ब्स की आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रिपोर्टेड स्पीच में आपको चेंज करना है कितने, ये लास्ट ही क्वेश्चन है और थोड़ा सा पेशेंस रखना, वीडियो को आप यहीं स्किप मत करना, बस अभी जो है इसका डिस्कशन कंक्लूड होने वाला है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स आई विल बी ऑन लीव टुमारो, देखिए अब एफर्मेटिव सेंटेंस है ये, इसमें और सेड टू इसमें किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, अब ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाते हैं, दैट,
अब ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टीचर के अकॉर्डिंग। तो ही या शी जो भी आप चाहे लगा सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट ही विल बी की जगह विल किस में बदल जाता है? वुड। ही वुड बी ऑन लीव। टुमारो किस में बदलेगा? द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे में। तो इसका क्या हो जाएगा? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट ही वुड बी ऑन लीव द नेक्स्ट डे। अगला है द कमांडिंग ऑफिसर सेड टू द सोल्जर्स टेक योर पोजीशंस। अब देखो ये कमांड दी गई है, कमांड है टेक योर पोजीशंस। अगर प्लीज लिखा हो तो रिक्वेस्ट होता है, अब कोई ऑफिसर दे रहा है तो वो कमांड है। तो इसमें कैसे करेंगे? ऑर्डर्ड या आस्क्ड वर्ड यूज कर सकते हैं आप। द कमांडिंग ऑफिसर सेड टू किस में बदल जाएगा? अब यहाँ पे ऑर्डर्ड में। ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू। अब देखिए ऐसे सेंटेंस जो होते हैं मतलब जिसमें कुछ आपको कमांड दी गई है, रिक्वेस्ट की जाती है, दी गई है, तो उसको टू से जोड़ना है। द कमांडिंग ऑफिसर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू टेक। देखो उनकी पोजीशन लेने के लिए बोला, तो योर किस में बदलेगा? देयर पोजीशंस। देयर में बदल जाएगा, देयर पोजीशंस। द कमांडिंग ऑफिसर आस्क्ड भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक होगा। द सोल्जर्स टू टेक देयर पोजीशंस। रवि सेड टू हिज फादर आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू हाउस। रवि ने अपने पापा को, अब आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके देखें तो आप क्या बोलेंगे, बताएंगे कि रवि ने अपने पापा को बताया कि वो नया घर लेने के बारे में सोच रहा है, नया घर लेने के लिए सोच रहा है। तो रवि टोल्ड हिज फादर दैट ही, आई किस में बदल जाएगा? ही, अकॉर्डिंग टू रवि बदलेगा। ही वॉज, क्योंकि वो सोच रहा था। आप थर्ड पर्सन को बताएंगे तो क्या बोलेंगे? रवि टोल्ड हिज फादर दैट ही वॉज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू हाउस, कि वो सोच रहा था। आप उस बात को सोच के देखना है आपको कि आप इस बात को किसी थर्ड पर्सन को कैसे बताएंगे, तो उसी वे में आपको जो है ट्रांसलेट करना होता है। आई मे ज्वाइन TCS सेड द यंग मैन। तो देखो द यंग मैन ये आगे आएगा, ऐसा नहीं है कि ये पीछे है तो आप इसको सेंटेंस में पीछे ही लगा दें स्पीच चेंज करके। द यंग मैन सेड दैट, अब यंग मैन इसके हिसाब से क्या आएगा यहाँ पे? ही माइट ज्वाइन TCS। मे माइट में बदल जाता है। द यंग मैन सेड दैट ही माइट ज्वाइन TCS। नेक्स्ट इज वाई आर यू लेट सेड द मैनेजर टू द क्लर्क। देखो क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड लगेगा। क्वेश्चन किया है? मैनेजर टू द क्लर्क। तो देखिए द मैनेजर आस्क्ड द क्लर्क। आप देख जो HWH वाले इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अगर ये आए तो आपको डायरेक्ट लगाना है, बीच में कोई भी जो है इसमें आपने इस कुछ भी ऐड नहीं करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे भी कोई भी कंजंक्शन वगैरह नहीं लगेगी। इसमें सीधा क्या होगा? द मैनेजर आस्क्ड द क्लर्क व्हाई। अब यहाँ पे ये पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में जाएगी, और यू किस में बदलेगा? क्लर्क के हिसाब से। वाई ही वॉज, ही में बदलेगा, वाई ही वॉज लेट। देखिए मैं एक बार बता दूं आपको फिर से। द मैनेजर आस्क्ड द क्लर्क वाई ही वॉज लेट। तो वाई ही वॉज लेट, कि वो लेट क्यों था। तो इस तरीके से आपको जो है ये क्वेश्चंस करने हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रयास जो है आपके लिए जो मैंने किए हैं एफर्ट्स, ये आपको पसंद आए हैं। और आपकी डिमांड थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी इस पर। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करेंगे। आपको बहुत बहुत गुड विशेस हमारी तरफ से कि आप एग्ज़ाम अच्छा करके आएँ। और जो भी अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप व्हाट्सएप के थ्रू, उसमें नोट्स में अभी जो है आपको ग्रामर भी मिलेगी, और जो भी ये क्वेश्चंस आते हैं 15 मार्क्स के, ये भी दिए हैं। कुछ राइटिंग फॉर्मेट्स इंक्लूडेड हैं कि आपको क्या कुछ कैसे लिखना है। तो बाकी अगर आपकी मैंने पहले भी बताया है, राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं और ग्रामर अच्छी है तो आपको ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है नोट्स के लिए, तो आप स्किप भी कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम पर भी हमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा नवी क्लासेस चैनल को, और यहाँ पे बिल्कुल भी मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना।